हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपने चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपने चैनल के बारे में आपको जानकारी दी थी कि मैं अब जीएस विद्यापीठ के इस चैनल पर आपको ऑनलाइन के माध्यम से आगे की क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगा और मैं आपको जीएस से संबंधित सभी विषयों को पढ़ाऊँगा। तो वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब आगे की बात मैं इस वीडियो में करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 कोर्सेज स्टार्ट करूँगा, 2 बैचेस स्टार्ट करूँगा। पहले बताया था कि एक यूपीपीसीएस मेंस का बैच स्टार्ट करूँगा और एक वनडे एग्जाम के लिए जीएस होती है वो बैच स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, यूपीपीसीएस मेंस का बैच शुरू करने से पहले मैं एक टॉपिक पर डेमो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका डेमो लेक्चर 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम ही रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके गाइज, तो देखिए, मैं एक इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसके बारे में देखिए, इस टॉपिक से आपको ये समझ में आएगा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कि प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं और मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराने के लिए ही मैं केवल ये डेमो लेक्चर आप लेने जा रहा हूँ। बाकी जब ये डेमो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपका जो भी सब्जेक्ट शुरू करूँगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूँगा और उसको बिल्कुल एंड तक कराऊँगा। ठीक है ना, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। और अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या डेवलप करना है, आपको ये समझना है कोई भी टॉपिक है, जैसे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक मैं उठाता हूँ आज दोस्तों। सबसे पहली बात, इंडियन जो पॉलिटी, जो भारत का संविधान है, ये आपके मेंस में GS2 का जो पेपर है उसमें ये पहली यूनिट में आपका क्या है, आपकी इंडियन पॉलिटी दे रखी है। अब देखो, इसका मैं एक टॉपिक आज उठाऊंगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उस टॉपिक से आपको ये समझना है कि जो प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं और मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो मैं टॉपिक का ये डेमो लेक्चर लूँगा दोस्तों, इस डेमो लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी किसी टॉपिक पर प्री और मेंस को किस तरीके से फोकस कर हम प्री के भी क्वेश्चन लगभग बना लें और मेंस के भी क्वेश्चन लगभग बन जाएं हमसे। और देखो, सबसे पहली बात, आप लोग कुछ बच्चे इस भ्रम में ज़रूर रहते हैं कि वो जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कभी कभी उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने लगते हैं। वो देखते हैं कि 20 क्वेश्चन आए हैं किसी पेपर में पॉलिटी के, अब वो ये सोच रहे हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन में कर लूँ। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है आपकी। एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसे डाले जाते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जो आपको छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आपके 18 या 17 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सफिशिएंट है। ठीक है ना, आपको रिसर्च थोड़ा ना करनी है। देखिए दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका एक टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, वो है आपका इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति आपको संविधान के पार्ट 5 में मिलेगा, लेकिन जो इमरजेंसी पावर दे रखी है राष्ट्रपति की वो संविधान के पार्ट 18 में है। वो संविधान के कौन से पार्ट में है? वो संविधान के पार्ट 18 में है। जब राष्ट्रपति संविधान के पार्ट 5 में है तो जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो पार्ट 18 में क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए किया गया, जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था, या हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो पार्ट 5 जो था वो बहुत ज़्यादा वैसे ही व्यापक हो गया था, काफ़ी लंबा हो गया था। क्योंकि पार्ट 5 में आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, आप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल को पढ़ते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग बन गया था। और राष्ट्रपति के बारे में भी बहुत विस्तार चर्चा की गई है।
तो अगर राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को भी हम उसमें ऐड कर देते तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता। और राष्ट्रपति की इमरजेंसी जो पावर है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक अलग पार्ट बनाया और उस अलग पार्ट में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को रख दिया गया है। वैसे तो ये जब आप मेंस के हिसाब से मैं इसको पढ़ाऊँगा, जब मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊँगा, तो ये जो इमरजेंसी पावर है इसका एक टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। वो आप कहाँ पर पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाता है जब आप पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या भारत में संघवाद की स्थिति क्या है, ठीक है ना, वहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका वहीं से जुड़कर ही आता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये देखिए संविधान के पार्ट 18 में है। और ये हमारी जो इमरजेंसी पावर है ये कहाँ से ली गई है संविधान में, ये संविधान मतलब ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपका जर्मनी। क्या है, जर्मनी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है कि कभी कभी जर्मनी की जगह पे, सोर्स की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है बीमर संविधान। अभी बीमर संविधान क्या है, ठीक है। देखो बीमर संविधान की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये बहुत ही गौरवशाली बात है और इस बात पर मुझे बहुत प्राउड है कि अभी तक भारत में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई या भारत में कभी भी इस तरीके की कंडीशन नहीं आई कि हमें अपने संविधान को दोबारा बनाने की नौबत आए, या भारत में कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ। जैसे कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, बहुत सारे देशों में आप देखते रहते होंगे कि वहाँ की सरकार गिर गई, वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गया। लेकिन हमारा भारत, प्यारा भारत इतना अच्छा है और यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब मेरे भाई हैं, इतने सौहार्दपूर्वक रहते हैं और भारत की एकता और अखंडता को हमेशा अक्षुण्ण रखने की कोशिश में सारे भारतवासी जो हैं वो लगे रहते हैं। इसलिए आज आज़ादी के 75 वर्षों तक हमारे यहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है और ये बहुत ही प्राउड करने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये बीमर संविधान क्या है। बीमर संविधान देखिए, ये जो बीमर ये प्लेस है ये जर्मनी में है। एक्चुअली में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो जर्मनी इसमें बुरी तरीके से हार गया था। फिर जर्मनी ने क्या किया था, बीमर नामक जगह पर एक अपना नया संविधान बनाया था, उसी को बोला गया बीमर संविधान। फिर जर्मनी पर हिटलर ने कब्जा किया, हिटलर ने बीमर संविधान को ख़त्म करके अपना संविधान बनाया। फिर 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी का फिर से संविधान बना। तो जर्मनी का संविधान कई टुकड़ों में बना, फिर ख़त्म हुआ, फिर बना, फिर ख़त्म हुआ। तो जो आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं, वो जो बीमर जगह पर संविधान जो बना था ये वहाँ से ली गई हैं। जैसे कि कभी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बार पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का स्रोत कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बीमर। तो आप टिक क्या करेंगे, आप बीमर को टिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का स्रोत कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी, तो आंसर क्या होगा, जर्मनी। अगर बीमर नहीं है ऑप्शन में तो आप जर्मनी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति। ये संविधान के आर्टिकल 352 में दे रखी है। दूसरी देखिए, राष्ट्रपति की संवैधानिक तंत्र, राष्ट्रपति की संवैधानिक तंत्र की विफलता, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप राष्ट्रपति शासन।
राष्ट्रपति की संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की सकती। ये संविधान में कहाँ पर है? ये है आर्टिकल 356 में दोस्तों। उसके बाद आपको मिलेगी राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा की सकती। राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 360 में। देखो इन अनुच्छेद या आर्टिकल्स को याद करने का एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि आर्टिकल 352 आप याद करके उसमें फिर 4 ऐड कर दीजिए। अगर आर्टिकल 352 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो राष्ट्रपति शासन बन जाएगा। और आर्टिकल 356 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो वित्तीय आपातकाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति, राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की शक्ति, इसको ही व्यवहार में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति आर्टिकल 360 में। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे या जिस पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है और अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप देखते होंगे कि फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, फला राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त कर दिया गया, मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार गिरा दी गई, इस तरीके से। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं ले रहा हूँ। ओके, लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356। अब देखिए, जो राष्ट्रपति शासन है ये बहुत ही यूनिक सी बात है कि राष्ट्रपति शासन हम लोग जब से पढ़ना शुरू किया तब से राष्ट्रपति शासन को सुनते चले आए हैं। लेकिन बड़ी ही रोचक बात है कि संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है। ये जो शब्द कहाँ से निकला है? ये शब्द निकला है आपका मीडिया से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबारों से, ये वहाँ से शब्द निकला है। संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन शब्द का जिक्र नहीं है। फिर संविधान में क्या जिक्र है? संविधान में जो बताया गया है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता बताई गई है, ना कि राष्ट्रपति शासन। लेकिन व्यवहार में उसको लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, हेलो यार मेरे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। ओके भाई, क्या हो गया? मिसाइल लग गई क्या? अगर आपने उससे सीधा कहा, यार भाई मेरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लग गया, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो बहुत व्यवहारिक शब्द है। ठीक है दोस्तों, और व्यवहारिक शब्दों से आप तो लोग परिचित ही हैं। 3 मैजिकल वर्ड तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन पढ़ने के लिए आप कौन कौन से आर्टिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 355। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 356 दोस्तों। यहाँ पर जो तीसरा आर्टिकल पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 357। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर जो आप चौथा आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 365। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी तो आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे और राष्ट्रपति शासन के बारे में तो आर्टिकल 356 में बताया गया है, फिर ये 4 आर्टिकल हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ठीक है ना, 355, 357, 365 क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, ये आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जिनको समझे बिना
आप राष्ट्रपति शासन को ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 355 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 355 में संघ सरकार को राज्यों के लिए उत्तरदायित्वों को बताया गया है। यानी संघ सरकार की राज्यों के प्रति क्या ड्यूटी होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए पहला क्या है, संघ सरकार राज्यों में आंतरिक अशांति, राज्यों की आंतरिक अशांति से क्या करेगी, रक्षा करेगी। क्या करेगी, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। दूसरा क्या कहा गया है, संघ सरकार राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। और तीसरा कहा गया है, सभी राज्य संविधान के प्रबंधों के अनुरूप अपना शासन चला रहे हैं, संघ सरकार यह सुनिश्चित करेगा। यानी इसको व्यवहार में कह सकते हैं, सभी राज्य संविधान का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से प्री में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर संघ सरकार की राज्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को बताया गया है। तो कहाँ पर बताया गया है, आर्टिकल 355 में बताया गया है दोस्तों। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछ सकते हैं कि संघ सरकार का राज्यों को जो उत्तरदायित्व बताया गया है वो कौन कौन से उत्तरदायित्व बताए गए हैं। वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि संघ सरकार के उत्तरदायित्व में कौन सा उत्तरदायित्व जो है वो नहीं आता है। तो वो दे सकते हैं, पहला स्टेटमेंट, संघ सरकार राज्यों में आंतरिक अशांति, संघ सरकार राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी। दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, संघ सरकार राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाएगी। तीसरा वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, संघ सरकार यह सुनिश्चित करेगी सभी राज्य संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन चला रहे हैं या नहीं। चौथा स्टेटमेंट दे सकती है कि आपका एग्जामिनर रख सकता है कि संघ सरकार यह सुनिश्चित करेगी सभी राज्यों को पर्याप्त वित्त सुनिश्चित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। मैं आपको ये भी समझाते हुए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो हमने आर्टिकल 355 को समझा। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगने के लिए आधार या माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वो आर्टिकल हैं जिनके आधारों के बेस पर ही संघ सरकार क्या करती है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करती है। देखिए अब 356 में क्या बताया गया है, ऐसा करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं वीडियो की ड्यूरेशन कम ही रखना चाहता हूँ, वरना तो मैं इस पूरे राष्ट्रपति शासन को करीब 2 से ढाई घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में, लेकिन अभी वीडियो की ड्यूरेशन कम ही रखनी है। तो मैं आपको आर्टिकल 355 को डिक्टेट करा देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिए आर्टिकल 355 हेडिंग लिखिए आर्टिकल 355 में संघ सरकार के राज्यों के प्रति उत्तरदायित्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए आर्टिकल 355 में संघ सरकार के राज्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को, संघ सरकार के राज्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। संघ सरकार के राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं। संघ सरकार के राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं। इसमें पहला लिखिए संघ सरकार सभी राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी। संघ सरकार सभी राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखिए, संघ सरकार राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। संघ सरकार राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। तीसरा लिखिए, सभी राज्यों में संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन चल रहा है
ऐसे लिख लीजिए आप, संघ सरकार यहाँ सुनिश्चित करेगी, संघ सरकार यहाँ सुनिश्चित करेगी सभी राज्यों में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चल रहा है। संविधान के प्रावधानों, संघ सरकार ये सुनिश्चित करेगी सभी राज्यों में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही आपको वर्बल बता देता हूँ, आगे के वीडियो में फिर मैं इसको और आगे डिक्टेट कराऊंगा। देखिए आर्टिकल 356 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 356 में ये बताया गया है किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करेगा। ये कहाँ पर बात कही गई, आर्टिकल 356 में कही गई दोस्तों। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होगी ये संविधान में कहीं पर मेंशन नहीं है। संवैधानिक तंत्र की विफलता किन कंडीशन में होगी या कौन सी कंडीशन को संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलेंगे, ये संविधान में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ये कहीं नहीं बताया गया। तो होता क्या है, व्यवहार में इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ और कई राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया राष्ट्रपति शासन लगा के। इसीलिए ये मैं टॉपिक उठाया है ताकि यहाँ से आपकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है इस टॉपिक पे। तो फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी क्या, ये भी तो क्वेश्चन उठा। तो आपको पता है हमारे पास एक रेफरी है, जब मैच होता है, जब खिलाड़ी मनमानी पर उतर आते हैं, ठीक है ना, तो फिर रेफरी क्या करता है, उनको कार्ड दिखाता है, बाहर कर देता है। तो हमारे पास भी एक रेफरी है, और रेफरी कौन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था एसआर बॉम्बे केस 1994 में। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में उल्लेख किया है। उसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम मेंस वाला पार्ट यहाँ से डील करेंगे। अभी केवल प्री वाला पार्ट डील कर रहे हैं, जब मेंस वाला पार्ट डील करेंगे तो मैं आपको एसआर बॉम्बे केस पूरी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की क्या समस्याएं हैं उनको बताऊंगा, एसआर बॉम्बे केस बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति शासन की उपयोगिता क्या है। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति शासन को हम संविधान से हटा दें। अगर इसकी उपयोगिता नहीं होती तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको क्यों रखा होता। तो इसकी उपयोगिता भी तो होगी। अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, आगे चर्चा होगी इस पर, ठीक है ना दोस्तों। तो और फिर आर्टिकल 365 में क्या है, आर्टिकल 365 भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक आधार प्रदान करता है दोस्तों। कैसे, आर्टिकल 365 में संघ सरकार राज्यों को निर्देश देती है और संघ सरकार के निर्देशों को अगर राज्य सरकारें नहीं मानती हैं तब भी इस घटना को संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी। ये बात कही गई है आर्टिकल 365 में। तो आपने देखा होगा ऐसे तो बहुत सारे निर्देश नहीं मानती हैं राज्य सरकारें। जैसे कि आपने देखा होगा अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनकी तो मोदी से हमेशा ऐसी रहती है। मोदी कहते हैं आयुष्मान योजना हम लाएंगे, केजरीवाल कहते हैं नहीं हम दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं चलाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम ये काम करेंगे, दीदी कहते हैं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। तो क्या इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा? क्योंकि केंद्र सरकार निर्देश दे रहा है, निर्देश का पालन राज्य सरकारें कहाँ कर रही हैं। तो क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है? देखिए इसको थोड़ा व्यवहार में समझिए। जब एक ताकतवर मुख्यमंत्री होता है ना, तो प्रधानमंत्री ये सब काम करने से बचता है, क्योंकि ताकतवर मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कितनी ज़्यादा सीटें लेकर आए, जबकि बीजेपी इस टाइम इतनी पावरफुल पार्टी है। और अभी हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव देखे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा दल पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दीदी को नहीं हरा पाए। तो अगर ऐसी किसी शक्तिशाली मुख्यमंत्री की सरकार को बर्खास्त करेंगे तो आगे भविष्य में इनको भी जनता के बीच जाना है, तो जनता इसका बदला लेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो वहाँ से भी लड़ने होंगे दोस्तों। ये सब डिपेंड करता है मुख्यमंत्री
के व्यक्तित्व पर और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर ये सब चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि ये थोड़े व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, इनकी भी मैं समझ आपको धीरे धीरे देता रहूँगा दोस्तों। अब आज मैं इतना ही रखता हूँ, वरना वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी और मैं अभी वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता दोस्तों। और हाँ, मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना वक्त देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है दोस्तों। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, अब इस पर जो आगे का वीडियो होगा वो आएगा, उसके बाद में आपको जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये समझाऊंगा कि प्री पर कैसे आपको अप्रोच रखनी है और मेंस में कैसे अप्रोच रखनी है। जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक पर आपकी 7 से 8 वीडियो आ सकती हैं दोस्तों। ठीक है, कि मैं ड्यूरेशन कम रख रहा हूँ तो इसलिए वीडियो के पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप सब पढ़ाई करते रहिए। मेरी ईश्वर से कामना है कि आप अपने उद्देश्यों में, आपने जो स्वप्न देखे हैं, आप उसमें आपके वो स्वप्न सारे पूरे हों। ओके दोस्तों, थैंक यू।